नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 22 मई। तो 22 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 22 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है। तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, वो है लद्दाख। बात करें इस लद्दाख की, तो पिछले 3 मई से लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। और लद्दाख में जितने भी 40 के अप्रॉक्स वहाँ के लोग कोरोना संक्रमित थे, तो उनके लिए पूर्णतः रिकवर भी कर लिया गया है। तो पिछले 3 मई से कोई भी नया मामला देखने को नहीं मिला लद्दाख प्रदेश में। तो इसीलिए लद्दाख के लिए अब कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये कोरोना मुक्त घोषित होने वाला ये प्रथम केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधाकृष्ण माथुर। और बात करें तो ये तो है पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि कोरोना मुक्त हुआ है। अगर बात करें कि कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो ये बना था गोवा के बाद मणिपुर भी हो गया था। उसके बाद कोरोना मुक्त होने वाला प्रथम यूरोपीय देश भी बना है, और ये कौन बना था, तो ये बना था स्लोवेनिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट नामक रोबोट विकसित किया है। तो ये रेल बोट नाम से एक रोबोट का विकास किया गया है एक रेलवे जोन के द्वारा। और ये रेलवे जोन कौन सा है, तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे। तो ये भारतीय रेलवे का दक्षिण मध्य रेलवे एक जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद। तो इसी रेलवे जोन के द्वारा रेल बोट नाम से एक रोबोट का विकास किया गया है। और ये जो रोबोट होगा तो इसका कार्य क्या होगा, तो ये कोरोना संक्रमित जो भी मरीज हैं उनके लिए खाना पहुंचाने का, दवाइयां पहुंचाने का इत्यादि काम ये करेगा। और इससे पहले बात करें तो अभी काफ़ी स्टेट द्वारा जो रोबोट का विकास भी किया गया था। जैसे राजस्थान का जो सवाई माधो सिंह है, सवाई जय सिंह जो हॉस्पिटल है उसमें भी रोबोट के द्वारा सभी कार्य किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर। तो ये जो रेलबोट नाम से जो रोबोट विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, तो इस रोबोट के माध्यम से अब जो कोरोना संक्रमित जो भी लोग हैं उनके लिए खाना और दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। और ये जो रोबोट है इसमें एक वीडियो कॉलिंग के लिए मोबाइल भी लगा हुआ है ताकि उस पेशेंट से डॉक्टर बात कर सके। तो यही है जिसका विकास किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। अब ये है कि रोबोट के माध्यम से होता क्या है, जैसे कोई भी कार्य अगर रोबोट करता है तो उसके क्या होता है, तो कोरोना का जो संक्रमण बनने का जो खतरा बना रहता है, जैसे डॉक्टर लोग अगर संपर्क में जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, तो वो खतरा नहीं बना रहेगा, जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं बनेगा। अब बात करें अगर दक्षिण मध्य रेलवे की, तो मुख्यालय कहाँ है इसका, तो सिकंदराबाद है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के तहत देश के कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है। तो ये कितने शहर हैं जिनके लिए 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है, ये है 6 शहर। ये भारत के 6 शहर हैं, इनके लिए 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया। और ये 6 शहर कौन से हैं, तो एक है अंबिकापुर जो कि है छत्तीसगढ़ का, इंदौर है मध्य प्रदेश का, राजकोट और सूरत ये दोनों जो शहर हैं वो गुजरात के हैं, मैसूर शहर है कर्नाटक का, और नवी मुंबई है महाराष्ट्र का। तो ये 6 शहर हैं जिनके लिए 5 स्टार कचरा मुक्त टैग प्रदान किया गया है। वहीं बात करें कि 3 स्टार कचरा मुक्त जो टैग है वो कितने शहरों को दिया गया है, तो ये 65 शहरों को दिया गया है। और 1 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है 70 शहरों के लिए। वहीं बात करें ये जो घोषणा हुई है वो घोषणा की है केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इन राज्यों के लिए 5 स्टार कचरा टैग मुक्त टैग प्रदान किया गया है। और 65 शहरों के लिए 3 स्टार और 70 शहरों के लिए 1 स्टार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये 2019 का है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, और इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं विनय बदवार। और ये विनय बदवार कौन है, तो ये भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। मतलब कि भारत इंडियन आर्मी में ये जो जल सर्वेक्षण है उसके मुख्य जल सर्वेक्षक हैं ये। और बात करें इनके लिए ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इस अवार्ड का नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। ये 2019 का है। तो ये इनके लिए दिया गया है भारतीय जल सर्वेक्षण तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु विनय बदवार के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इस अवार्ड की, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड की,
तो ये अवार्ड यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और दुनिया भर हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ावा देने के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। और 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे दिया गया है, तो इंडियन नेवी के हैं ये विनय बदवाल। बात करते हैं कुछ अन्य अवार्डों की जो कि कुछ समय पहले ही दिए गए हैं। तो अभी कुछ समय पहले वाइस एडमिरल GM हीरानंदिनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किए गए थे। ये थे लेफ्टिनेंट कमांडर, इनका नाम था अक्षय कुमार। यंग कैरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए थे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनका नाम था सौरभ लोढ़ा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए थे सिद्धार्थ भद्रराजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, थॉमस थाबेन, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो ये थे लेसोथो देश के। ये बात करें तो ये जो देश है लेसोथो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है लेसोथो, जिसके प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है थॉमस थाबेन। इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों है, तो इनके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था, और तो उसी के चलते हुए इनके लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अगर बात करें लेसोथो की, तो लेसोथो की राजधानी है मासेरू और मुद्रा है यहाँ की लोटी। यहाँ की मुद्रा है लोटी। बात करें अब जो पद है लेसोथो के प्रधानमंत्री का पद, तो वो अभी रिक्त है, लेकिन वहाँ पर अंतरिम PM के रूप में लेसोथो के जो वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि दी है। तो ये फिलिस्तीनी शरणार्थियों की फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं तो उनके हित में कार्य करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है UNRWA। तो इसी के लिए जो सहायता राशि दी गई है वो दी गई है भारत के द्वारा $2 मिलियन। और खासकर ये फिलिस्तीन ये जो एजेंसी है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो इस संस्था के द्वारा जो फिलिस्तीन के जितने भी शरणार्थी हैं उनके हितों के संबंध में कार्य किया जाता है। बात करें तो 1948 के युद्ध के दौरान जो व्यक्ति घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, मतलब कि घर को छोड़कर चले गए थे और या फिर बेघर हो गए थे, तो उन्हीं फिलिस्तीन लोगों के हित के लिए कार्य करती है ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो इसी के लिए भारत ने $2 मिलियन दिए हैं। तो किसके लिए, तो ये फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए ये जो संस्था कार्यरत है इसके लिए। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एंड एजेंसी की, मतलब कि UNRWA की, तो इसका मुख्यालय पड़ता है अम्मान जॉर्डन में और कमिश्नर जनरल हैं इस संस्था के क्रिस्टीन फॉन्डर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मतलब कि एम्स इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब कि एम्स बोलते हैं इसके लिए। तो हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक RT-PCR टेस्ट किट निर्मित की है। तो एक RT-PCR आधारित एक टेस्ट किट का विकास किया गया है एम्स रायपुर के द्वारा, और इस किट के माध्यम से होगा क्या, तो 1 घंटे 45 मिनट में कोविड-19 के मरीज का पता लग सकेगा, और एक व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए इसमें 500 रुपये का चार्ज रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मनमीत कौर को UK अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो ये मनमीत कौर ये किस देश की हैं जिनके लिए UK अवार्ड, यहाँ UK का मतलब यूनाइटेड किंगडम है, ना कि उत्तराखंड। तो UK अवार्ड के लिए नामांकित की गई हैं मनमीत कौर, और ये कहाँ की हैं, तो ये पाकिस्तानी एक पत्रकार हैं, पाकिस्तान की ये सिख पत्रकार हैं। और ये जो UK अवार्ड है, UK अवार्ड 30 वर्ष से कम आयु के पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में एक संगठन है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगर बात करें मनमीत कौर की, तो मनमीत कौर पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार भी हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति थे राहुल देव, ये पाकिस्तान में पहले ऐसे हिंदू व्यक्ति बने हैं जो कि
पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट बने हैं। मतलब कि पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं, तो ये राहुल देव बने हैं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है यहाँ की रुपया। पीएम है यहाँ के इमरान खान। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है आरिफ अलवी। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सना मीर, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वहीं पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, मतलब कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के एक क्रिकेटर जिनका नाम है उमर अकमल, तो उमर अकमल पे अभी प्रतिबंध भी लगा दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है किस राज्य की सरकार द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की गई है। तो ये पहल है जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। इस पहल की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो सूचना व जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। और ये जो पहल चली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लॉकडाउन के चलते हुए कुछ व्यक्ति स्ट्रेस में चले गए हैं, तो उन्हीं को उस स्ट्रेस से निकालने के लिए पहल चलाई गई है। मतलब कि ये पहल उन व्यक्तियों के लिए मोटिवेशनल का कार्य करेगी। तो ये इसका मेन पर्पज है, तो कि जो कि जम्मू कश्मीर की सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाई गई है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र माथुर इनका नाम है। या माथुर नहीं होगा, ये मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू होगा, क्योंकि वो तो आर के माथुर हैं, वो तो लद्दाख के हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी जम्मू कश्मीर का जो बैंक है, तो जम्मू कश्मीर बैंक के अभी एमडी नियुक्त किए गए थे, इनका नाम था जुबैर इकबाल। उसके बाद जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अपने सभी घरों में, मतलब कि राज्य के सभी घरों में 2022 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो अभी एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान जो है उसने मौसम पूर्वानुमान के लिए अभी मुजफ्फराबाद तथा गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ते हैं और POK की क्राइटेरिया में लगते हैं। वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं 3 पत्रकार, जिनका नाम है दार यासीन, दूसरे का नाम है मुख्तियार खान और तीसरे व्यक्ति का नाम है चुन्नी आनंद। तो ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। तो इन तीनों लोगों के लिए, मतलब कि दार यासीन, मुख्तियार खान और चुन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में अभी पुलित्जर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया, और ये तीनों एसोसिएट प्रेस के पत्रकार हैं। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर की केसर के लिए अभी GI टैग दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो पुलवामा जिला है उसके लिए कोरोना मुक्त भी घोषित किया गया है। और सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन की शुरुआत भी किसने की है, तो जम्मू कश्मीर ने की है। जम्मू कश्मीर ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए की है। उसके बाद बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में निवास करने वाला व्यक्ति वहाँ का आदिवासी माना जाएगा। उसके साथ साथ जो व्यक्ति 7 वर्ष तक जिसने निवास किया हो जम्मू कश्मीर में, प्लस 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं भी जम्मू कश्मीर से पास की हो, तो वो भी आदिवासी माना जाएगा जम्मू कश्मीर का। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था हृदय कुमार। उसके बाद स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर ने, और जम्मू हवाई अड्डा का नाम भी बदला गया है। और जम्मू हवाई अड्डा का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है, तो महाराजा हरी सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि डोगरा वंश से बिलोंग करते थे। उसके बाद जम्मू का जो सर्कुलर चौक है उसका नाम बदला गया है, अटल जी चौक हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम भी बदलकर क्या हो गया है, तो भारत माता चौक रख दिया गया है। वतन को जानो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था वो भी जम्मू कश्मीर में किया गया था। और उसके बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2 एम्स तथा 9 मेडिकल कॉलेज भी खोलने की घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो PEN गौरी लंकेश अवार्ड से कौन सम्मानित हुए था, तो ये यूसुफ जमील थे, और ये कहाँ के थे, तो ये कश्मीरी रिपोर्टर थे। उसके बाद 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोर सुरंग का भी निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही किया जा रहा है। उसके बाद बांस बैम्बू पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में किया गया था, जनवरी की बात है ये। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर द्वारा राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना की फिर से भी शुरुआत, मतलब कि दोबारा शुरुआत की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है भारतीय डाक मुंबई ने किसको समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो भारतीय डाक मुंबई के द्वारा
एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है और ये डाक कवर समर्पित है प्रवासी मजदूर के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए ये डाक कवर समर्पित किया गया है। बात करें अगर इंडियन पोस्ट की, मतलब कि भारतीय डाक की, तो स्थापना हुई थी 1854 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है भारतीय डाक का दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो भारत में निर्मित हुआ है, मतलब कि मेक इन इंडिया है ये, और ये सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल इंजन। तो इसका जो परीक्षण, मतलब कि ट्रायल किया गया है, वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक? तो ये दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेकर शिवपुर स्टेशन के बीच में इस लोकोमोटिव का परीक्षण किया गया है। बात करें इस लोकोमोटिव की, मतलब कि इस रेल इंजन की, तो इसकी जो क्षमता है वो 1200 हॉर्स पावर, मतलब कि 1200 अश्वशक्ति है। उसके बाद बात करें इसी लोकोमोटिव की, तो फ्रांस की जो कंपनी है एल्स्टॉम, तो एल्स्टॉम द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका निर्माण मधेपुरा फैक्ट्री में किया गया है। और अब इस लोकोमोटिव का ट्रायल भी हो गया है, कहाँ से कहाँ तक? तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच में इसका ट्रायल किया गया था। और ये कहाँ पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी अपने राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले 7 प्रकार के जो भत्ते थे उनके लिए समाप्त करने की घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जो कि 2021 में आयोजित की जाएगी, वो कहाँ होगी? तो वो यूपी में ही होगी। ये सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। उसके बाद पीपीई किट पे, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो किट होती हैं उन पर 50% अनुदान देने की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद बात करें तो प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाने के लिए तथा जो उपाय सुझाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था। किसने? तो उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए रखना अनिवार्य भी किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा के लिए भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो पहला सरकारी अस्पताल बना है देश का, वो उत्तर प्रदेश का ही है। और उस सरकारी अस्पताल का नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि पड़ती है कहाँ पे? तो ये लखनऊ में ही पड़ती है। उसके बाद बात करें तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य, ये भी उत्तर प्रदेश ही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में 3 करोड़ परिवारों से ज़्यादा के लिए 1.5 लाख टन चावल वितरण करने वाला भी का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने ही बनाया है। उसके बाद पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। जो कोविड-19 कंट्रोल सेंट्रल है, मतलब कि कोविड-19 कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थापित किया गया है, जो कि HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। वहीं बात करें तो IIT कानपुर के द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद कोविड-19 से निपटने के लिए यूपी सरकार ने टीम 11 का भी गठन किया है और इसके प्रमुख कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र पर होते हैं उन पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने की भी घोषणा की है। वहीं बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच 5वां वायुसेना अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था इंद्रधनुष। इसका आयोजन भी कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में के हिंडन एयरबेस पे। उसके बाद गाजियाबाद से एक क्वेश्चन और भी है कि जो अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारी थे उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में किया गया था। और गाजियाबाद शहर की पुलिस के द्वारा ऑटो चालकों के लिए ऑपरेशन नकेल भी चलाया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन गाजियाबाद से थे। उसके बाद बात करें तो पहला भारत अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की मेजबानी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक थी उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो वो कानपुर में किया गया था। वो लखनऊ में था, वो कानपुर में किया गया था।
उसके बाद जो भारत का पहला पशु स्मारक की स्थापना की जाएगी वो उत्तर प्रदेश में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उस जिले का नाम है मेरठ। वहीं बात करें तो सैमसंग की भी पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई जो स्थापित होगी वो कहाँ होगी? तो उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में स्थापित की जाएगी। वहीं बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। भारत के पहला जो हेल्थ ATM की शुरुआत की गई है वो लखनऊ से ही की गई है। उसके बाद बात करें तो सातवां संस्करण था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, तो उस सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था और उद्घाटन किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। उसके बाद बात करें भारतीय मूल में गोरखपुर की हैं सामिया नसीम। सामिया नसीम ये मूल रूप से बिलोंग करती हैं गोरखपुर से। तो सामिया नसीम के लिए शिकागो USA में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में ही शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। वहीं बात करें तो एक जिला और भी है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है कुशीनगर, और कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय पुलिस जो अकेडमी है उसकी स्थापना भी कहाँ की जाएगी? तो उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? तो ये बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है एसर इंडिया के द्वारा। एसर सुना होगा, एसर जिस कंपनी के लैपटॉप आते हैं, ACER। तो एसर इंडिया के द्वारा बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के माध्यम से होगा क्या? तो शिक्षा के लिए जो छात्र या जो अभिभावक लैपटॉप को खरीदेंगे तो उन पर कुछ % की उन्हें छूट भी दी जाएगी, कुछ % की छूट भी दी जाएगी। तो यही है बैक टू स्कूल अभियान। और बात करें अगर एसर की, ओनली एसर की, तो एसर ये ताइवान की कंपनी है। वहीं बात करें एसर इंडिया की, क्योंकि इंडिया में भी है एसर कंपनी, है तो फिलहाल ताइवान की, लेकिन भारत में है तो उसे एसर इंडिया है। बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी भारत में इसकी 1999 में। मुख्यालय है बेंगलोर में और CEO हैं एसर इंडिया के हरीश कोहली। वहीं बात करें एसर की, तो एसर ये ताइवान की कंपनी है। बात करते हैं तो इसी की शाखा है ये इंडिया में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दिलीप ओमन, और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 2 वर्ष के लिए की गई है। और दिलीप ओमन ये जगह लेंगे TVN नरेंद्रन की। तो TVN नरेंद्रन की जगह दिलीप ओमन के लिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें भारतीय इस्पात संघ की, तो इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। अच्छा, और भी 2 नियुक्ति हुई हैं तो वो भी मैंने यहीं पे नोट की हैं। नेक्स्ट जो नियुक्ति हुई है वो हुई है गोविंद राजुलू चिंतला की। तो गोविंद राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड जो बैंक है उसके अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और गोविंद राजुलू चिंतला ने स्थान लिया है हर्ष कुमार भनवाला का, और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो अगले 2 वर्ष के लिए की गई है। बात करें अगर नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है मुंबई में। और अभी पंजाब के लिए पंजाब राज्य के लिए कुछ रुपए भी दिए गए हैं नाबार्ड के द्वारा, शायद 1500 करोड़ है, 1500 करोड़ दिया गया है। और ये इसलिए दिए गए हैं ताकि पंजाब के जो मजदूर लोग हैं और या फिर जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं तो उन्हीं लोन के देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए 1500 करोड़ दिए गए हैं नाबार्ड बैंक के द्वारा। एक नियुक्ति और भी है, और ये नियुक्ति जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। या फिर इसके लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में अब भारत के लिए भी शामिल किया गया है, और उसी बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर बात करें WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रमुख हैं WHO के टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, जो कि बिलोंग करते हैं इथियोपिया से।
और बात चलिए WHO की, तो मैं अभी आपके लिए बता दूं तो चीन द्वारा अभी WHO के लिए 2 बिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है। और ये कौन देगा, तो ये चीन देगा WHO के लिए। और WHO की फंडिंग भी रोकी गई थी किस देश के द्वारा, तो वो USA के द्वारा फंडिंग रोकी गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया गया है 20 मई के लिए। और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया क्यों जाता है, तो जो मधुमक्खी होती हैं तो मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए तथा जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन व प्रदूषण कम करने में मधुमक्खियों का जो योगदान होता है, उसी योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 20 मई के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब बात करें ये 20 मई के लिए ही क्यों मनाया जाता है, तो आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकी जो है, तो आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो तकनीक के जो जनक थे, जिनका नाम था एंटोन जानसा, और ये स्लोवेनिया के थे। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1734 में। तो इन्हीं के जन्मदिन पर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो थीम रही है विश्व मधुमक्खी दिवस की, वो रही है बी इंगेज्ड। बात करें 20 मई की, तो 20 मई के लिए एक दिवस और भी मनाया गया है। और 20 मई के लिए इस दिवस का नाम है विश्व माप विज्ञान दिवस। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई के लिए क्यों मनाया जाता है, तो 20 मई 1875 को 70 देशों के प्रतिनिधियों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसीलिए 20 मई के लिए विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये मीटर कन्वेंशन क्या था, तो मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए सभी देशों की जो यूनिट होंगी वो समान होंगी, यही घोषणा की गई थी इस कन्वेंशन में। मतलब कि जैसे अगर बात करें भार की या फिर द्रव्यमान की, तो भार किस में नापते हैं, तो किलोग्राम में नापते हैं। हम लोग इंडिया में हैं तो भार किलोग्राम में नापते हैं। वहीं अगर बात करें अगर ये अमेरिका में भी नापा जाएगा तो वो भी किलोग्राम में ही नापा जाएगा, और अन्य किसी जगह नापा जाएगा फिर वो भी किलोग्राम में मापा जाएगा। तो यही था मीटर कन्वेंशन, मतलब कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए सभी देशों की यूनिट क्या होंगी, वो होंगी समान। और विश्व माप विज्ञान दिवस की जो थीम रही है वो रही है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचर मतलब एम्फीबिया वर्ग के जो भी होते हैं, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है 20 उभयचरों की प्रजाति के लिए। और किसने किया है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं 20 उभयचरों की प्रजातियाँ। वहीं बात करें अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और महानिदेशक हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर कैलाश चंद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक, ये अभी इसका ई वर्जन ही लॉन्च हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है। तो ये ई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन। तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। और ये इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने बचपन की यादों के लिए इसमें कवर किया है, मतलब कि बचपन में उनके द्वारा जो यात्राएं की गई थी बोट में, ट्रेन में या फिर प्लेन में, तो उसके जो यादगार पल रहे हैं, तो उन्हीं यादगार पलों को उन्होंने इस किताब में संजोया है। बात करते हैं कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, किस संस्थान द्वारा त्वचा तापमान व हृदय गति मापने के लिए कलाई आधारित ट्रैकर का विकास किया गया था। इसका आंसर था IIT मद्रास। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। इसका आंसर था मध्य प्रदेश। तीसरी बात मैंने पूछी थी, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो इसका नाम था अम्फान, और ये नामकरण किस देश ने किया है। तो इस तूफान का नामकरण किया है थाईलैंड देश ने। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक निधन हुआ था, इनका नाम था हुसैन कजमपोर अदेवली। तो ये कौन थे, तो ये जो ओपेक संगठन है उसमें ये ईरान के प्रतिनिधि थे। ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वहीं पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर था जुबैर इकबाल। छठा क्वेश्चन पूछा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो ये 3 मई के लिए मनाया गया, और भारत में का स्थान
अगर इंडेक्स में बात करेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में, तो 142वां रहा है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसके द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम की किस राज्य में शुरुआत की गई है। उसका चौथा क्वेश्चन है वीडियो के माध्यम से KYC की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। और अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आए तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।